वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम जो क्लास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे थे। कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं, जो सेल्स के प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं। उसमें से हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रिमिटिव कैरियन होता है, जिसमें आपका प्राथमिक केंद्रक होता है, उसको आप प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जैसे जो केंद्रक होता है उसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो उस पे जो न्यूक्लियस होता है वह आपका प्राथमिक न्यूक्लियस होता है। अब देखिए, दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, वास्तविक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको आप यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, इस प्रकार से यह बना हुआ होता है। तो जब पिछली क्लास हुई थी हमारी, वहां पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, इनमें हमने डिफरेंशिएशन भी किया था, भेद भी किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसके हम स्टडी किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका लिखिए यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, कोशिका होती है, उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका को हमने 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से। पहला जो भाग है वह जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। दूसरा जो भाग है वो रिक्तिका है, और तीसरा जो भाग है आपका वह आपका कोशाभित्ति है। इस तरह से हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, रिक्तिका आपकी वैक्यूल हो गई है, कोशिका भित्ति को आप सेल वॉल बोलते हैं। अब जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अंदर भी, जीव द्रव्य को भी किस तरह से आप पढ़ेंगे, इसमें एक केंद्रक होगा। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, एक हम इसमें केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम इसमें कोशाद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशाद्रव्य, एक केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और एक कोशाद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं और कोशिका द्रव्य को आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको कोशाद्रव्य लिखो या कोशिका द्रव्य लिखो, इसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे और इसको केंद्रक पढ़ेंगे। इसको हम यूकैरियोटिक जो एक कोशिका है उसको हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, जिससे पूरा कंटेंट भी क्लियर हो जाए और आपको पढ़ने में दिक्कत भी न हो। ठीक है, तो जीव द्रव्य के अंदर हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बांट दिया। अब केंद्रक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? केंद्रक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रक कला। केंद्रक कला, सबसे पहले हम केंद्रक कला के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रक कला को आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद हम केंद्रक द्रव्य के बारे में बात करेंगे, इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपके क्रोमेटिन्स के बहुत सारे धागे होते हैं जो एक जाल बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्रोमेटिन जाल के बारे में भी बात करेंगे। क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल को आप क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका भी पाई जाती है। तो केंद्रिका के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम केंद्रक को पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्रक के अंदर तो हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अब जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसमें क्या क्या पाया जाता है और हम क्या क्या बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में एक तो ये देखिए, ये कोशिका द्रव्य हो गई, इसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लिख लेती हूं मैं, इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, एक तो हम क्या पढ़ेंगे, जो साइटोप्लाज्म, देखिए एक डायग्राम भी बना देती हूं मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यह एक कोशिका मैंने बनाई यहाँ पर। इसके अंदर सारे कोशिका के अंदर ये आपका जीव द्रव्य हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सारा क्या हो गया है? जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य हो गया है। उसके बाद जीव द्रव्य को
दो भागों में बट गया है जीव द्रव्य। यहाँ पे आपका केंद्रक आ गया है सेंटर में, तो केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव्य बच गया है उसको कहेंगे आप, क्या कहेंगे, केंद्रक के अंदर बचेगा तो उसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक के अंदर आपका बन गया है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो केंद्रक के बाहर रह गया है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये क्लियर हो गया है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, ये केंद्रक कला है जो सबसे बाहर से, ये केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप इसको कहेंगे। इसके अंदर आपका केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहेंगे। इसके अंदर, इसी के अंदर आप क्रोमेटिन थ्रेड्स देखेंगे, क्रोमेटिन जाल देखेंगे, और इसी के अंदर आपका न्यूक्लियोलस भी रहता है। तो ये तो केंद्रक की बात हो गई है। उसके बाद कोशिका द्रव्य की बात देखिए, ये साइटोप्लाज्म हो गए हैं। अब साइटोप्लाज्म में आपके दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे जो कोशिका द्रव्य झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को लिखेंगे आप कोशिका द्रव्यीय झिल्ली, कोशिका द्रव्यीय झिल्ली, एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये कोशिका द्रव्य झिल्ली है, इसमें आप देखेंगे ये भी दो प्रकार की होती है। किसी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखी, प्लाज्मा, किसी में आपको प्लाज्मा लेमा दिखेगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इसे कहेंगे, और किसी में आपको ये टोनोप्लास्ट मिलेगी। तो यह हो गई कोशिका द्रव्यीय झिल्ली। दूसरा इसमें पाया जाता है कि जो दो झिल्लियां हैं, दो झिल्लियां कौन कौन सी हो गई, ये आपकी कोशिका द्रव्यीय झिल्ली हो गई। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे इसको, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला जो पोर्शन है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला जो भाग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो झिल्लियों के बीच में, यहाँ पे लिखिए दो झिल्लियों के बीच में, दो झिल्लियों के बीच में, बीच के स्थान में, बीच के स्थान में पाए जाने वाले दो झिल्लियों के बीच में पाए जाने वाले, तो बीच में, इन दोनों के बीच में क्या क्या पाए जाएंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई। कोशिका द्रव्यीय झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या क्या पाए जाएंगे, तो इनके बीच में एक तो आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और एक आपका हाइलोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे क्या क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे एक तो आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गया है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया है जो कोशिकांग है वह पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिकांग, कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग इसको बोलते हैं। मैं केवल कोशिकांग लिख रही हूँ, आप इसको कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग लिखिए। और इस तरफ कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से हो गए, जैसे आपके प्लास्टिड हो गए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब आपके क्या आएंगे, कोशिकांग के अंदर आ जाएंगे। और जो आपके हाइलोप्लाज्म है, यहाँ पे आपका हाइलोप्लाज्म है, इसको आप ग्राउंड प्लाज्म या साइटोसोल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको साइटोसोल भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने आगे डिस्कस करना है। ये केवल एक फ्लो चार्ट आपको याद करने के लिए है कि हमने किस तरह से यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ना है। तो जो साइटोप्लाज्म या ग्राउंड आपका ग्राउंड प्लाज्म होता है, वह आप उसके अंदर आपके संचित पदार्थ भी पाए जाएंगे, स्रावी पदार्थ भी पाए जाएंगे और उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाएंगे। तो जो साइटोसोल है इसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, एक तो आपके स्रावी पदार्थ पाए जाएंगे, स्रावी पदार्थ आपके इसके अंदर पाए जाएंगे। स्रावी पदार्थ मतलब सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इसके अंदर पाए जाएंगे। एक आपके संचित पदार्थ होंगे जो रिजर्व फूड है, संचित पदार्थ, संचित लिखे यहाँ पे, संचित पदार्थ। और आपके पाए जाएंगे उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है एक्सक्रीटरी
जो मटेरियल होगा वह इसके अंदर पाया जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर पाया जाएगा। तो इस तरह से हमको इसकी जो डिटेल स्टडी करनी है। यूकैरियोटिक कोशिका को हमने पहले 3 भागों में बांट दिया है, जीव द्रव्य, रिक्तिका और कोशिका भित्ति में। उसके बाद जो जीव द्रव्य है इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, इंग्लिश नेम यहाँ पे लिखते रहेंगे आप। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसको वैक्यूल कहते हैं और इसको सेल वॉल कहेंगे। उसके बाद जो जीव द्रव्य है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक केंद्रक हो गया है, इसको न्यूक्लियस कहेंगे और इसको कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद जो केंद्रक है इसको 4 भागों में पढ़ेंगे, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका। केंद्रक कला को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, केंद्रक द्रव्य को आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड कहेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं इसको, और केंद्रिका को आप न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य है इसको किस तरह से पढ़ेंगे, एक तो आप कोशिका द्रव्य झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे और एक आप जो कोशिका द्रव्य झिल्ली और केंद्रक झिल्ली है उसके बीच में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये इनके बीच में भी 2 प्रकार के पदार्थ या चीजें पाई जाती हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे, एक कोशिकांग लिखेंगे और एक साइटोसोल लिखेंगे। तो कोशिकांग के अंदर आपके पूरे ऑर्गेनेल्स आ गए हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लास्टिड से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाएंगे। राइबोसोम्स हो गए हैं, लाइसोसोम्स हो गए हैं, तो ये सारे आपके कोशिकांग होते हैं। साइटोसोल में आपके स्रावी पदार्थ पाए जाएंगे। स्रावी पदार्थ का मतलब हो गया सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स पाए जाएंगे, रिजर्व प्रोडक्ट पाए जाएंगे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाएंगे। तो ये आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जीव द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को जीवन का सार कहा गया है। और जो जीव द्रव्य को जीवन का सार कहते हैं वह क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जीव द्रव्य को जीवन का सार कहते हैं। अब जीव द्रव्य की जो खोज है, जीव द्रव्य की खोज की थी आपके डुजार्डिन ने। डुजार्डिन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी 1835 में। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी, परंतु इन्होंने इसको सारकोड कहा था। और नाम क्या दिया था इन्होंने इसको सारकोड नाम दिया था, सारकोड। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी और उन्होंने इसको सारकोड नाम दिया था। ठीक है। लेकिन जो जीव द्रव्य नाम है वो पुरकिंजे द्वारा 1837 में दिया गया। पुरकिंजे भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1837 में जीव द्रव्य नाम दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि जो जीव द्रव्य नाम है, जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने 1837 में दिया और जीव द्रव्य की जो खोज है वो डुजार्डिन ने 1835 में की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला किसने कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन की भौतिक आधारशिला इसको हक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य है वह जीवन की भौतिक आधारशिला है। ठीक है। जीवन की भौतिक आधारशिला हक्सले ने कहा था। और जो ह्यूगो वॉन मोल है, उन्होंने 1846 में ह्यूगो वॉन मोल ने 1846 में पादप कोशिका में जीव द्रव्य का वर्णन किया था। तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी 1835 में, पुरकिंजे ने 1837 में जीव द्रव्य नाम दिया था, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था और ह्यूगो वॉन मोल ने पादप कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी। अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म है वह क्या क्या होती है। तो जीव द्रव्य को अगर आप देखेंगे तो जीव द्रव्य को अध्ययन करने पर, अगर सूक्ष्मदर्शी से उसका अध्ययन किया जाए तो वह आपको स्वच्छ, रंगहीन और चिपचिपा दिखाई देगा। ठीक है। स्वच्छ दिखाई देगा, रंगहीन, चिपचिपा दिखाई देगा और विभिन्न पदार्थों के अनेक सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन जैसा दिखाई देगा। तो देखिए जीव द्रव्य के भौतिक गुण, थोड़ा इसके बारे में भी लिख लेते हैं।
जीव द्रव्य के भौतिक गुण है, जो भौतिक गुण के बारे में लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। तो जो जीव द्रव्य होता है वह आप स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है और चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के साथ साथ यह लचीला भी होता है। लचीला का मतलब होता है जैसे इलास्टिक सा होता है, जिसको खींचने पर, जैसे इलास्टिक को खींचा जाता है तो इलास्टिक जैसे पुनः खींचने पर इलास्टिक फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है, उसी तरह से अगर आप जीव द्रव्य को खींचेंगे तो यह भी पुनः उसी की स्थिति में आ जाएगा। उत्तेजनशीलता जीव द्रव्य का जन्मजात लक्षण है। इसमें एक लाइन ऐड करेंगे, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता किसका उदाहरण, जो जीव द्रव्य है उसका जन्मजात लक्षण होता है, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है वह बाह्य उत्तेजनाओं जैसे गर्मी, बिजली, इन चीजों से क्या करता है, आपका अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो जो उत्तेजनशीलता है वह जीव द्रव्य का प्रमुख लक्षण होता है। अब हम जीव द्रव्य के भौतिक गुणों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, चिपचिपा होता है, इलास्टिक होता है और उत्तेजनशीलता जीव द्रव्य का एक प्रमुख लक्षण है। अब जीव द्रव्य में कुछ गतियां होती हैं, जीव द्रव्य कई प्रकार की गतियां दिखाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि जीव द्रव्य किस प्रकार की गति दिखाता है। तो जीव द्रव्य कई प्रकार की गति दिखाता है, जैसे साइक्लोसिस दिखाता है, उसके अलावा जो सिलियरी मूवमेंट दिखाता है, अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जीव द्रव्य की गति के बारे में हम बात करेंगे। तो जीव द्रव्य कई प्रकार की गति दिखाता है। सबसे पहली गति जो है वो उसका नाम है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मतलब होता है जो जीव द्रव्य भ्रमण, जीव द्रव्य भ्रमण को साइक्लोसिस कहते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे जीव द्रव्य भ्रमण। यह दो प्रकार का होता है, जीव द्रव्य भ्रमण आपका दो प्रकार का होता है, साइक्लोसिस दो प्रकार का होता है। पहले को आप घूर्णन कहेंगे और दूसरे को आप परिसंचरण कहेंगे। घूर्णन मतलब होता है रोटेशन और परिसंचरण मतलब होता है आपका सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो साइक्लोसिस है, जो जीव द्रव्य भ्रमण है, यह दो प्रकार का होता है, घूर्णन और परिसंचरण। जीव द्रव्य की गति पहला है साइक्लोसिस, ठीक है, और ये साइक्लोसिस, ये जीव द्रव्य जो भ्रमण है, ये दो प्रकार से होता है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिसंचरण। अगर जो जीव द्रव्य है वह रिक्तिका के चारों ओर केवल एक ही दिशा में भ्रमण करे, अगर यहाँ देखिए ये एक सेल है और इसमें ये जो जीव द्रव्य है वो एक ही डायरेक्शन में भ्रमण करे, यहाँ से यहाँ ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर ऐसे, तो एक ही डायरेक्शन में अगर भ्रमण पर करे, जीव द्रव्य अगर एक ही दिशा में गति करे तो उसको आप घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहेंगे आप उसको, रोटेशन। अगर जीव द्रव्य एक ही दिशा में गति करे तो उसको आप रोटेशन कहते हैं, और अगर जीव द्रव्य अलग अलग दिशाओं में गति करे, अनेक दिशाओं में गति करे, तो उसको कहेंगे आप परिसंचरण। और एक ही कोशिका की बात हो रही है, अगर एक कोशिकीय बात कर रहे हैं कि एक कोशिकीय जो जीव है उसमें अगर जो जीव द्रव्य है वो भ्रमण एक ही दिशा में करे, एक कोशिका की बात हो रही है, तो एक ही दिशा में भ्रमण करने को आप घूर्णन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। एग्जाम्पल लिखिए, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, इनमें घूर्णन होता है, इनमें जो जीव द्रव्य है वह एक ही दिशा में गति करता है। और जो परिसंचरण है, परिसंचरण का मतलब है कि एक ही कोशिका में अनेक दिशाओं में घूमता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ट्रेडेस्केंसिया। लिखिए इसका एग्जांपल लिखिए, ट्रेडेस्केंसिया। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य भ्रमण। इसके अलावा इसमें अमीबीय भ्रमण भी होता है और पक्षमाभिकीय भ्रमण भी होता है। ठीक है, तो दूसरा लिखिए, पहला तो हो गया आपका जीव द्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस। दूसरा हो गया है आपका जो साइक्लोसिस है वह आपका दो टाइप का होता है, एक घूर्णन होता है और एक परिसंचरण होता है। दूसरा हो गया आपका पक्षमाभिकीय गति। पक्षमाभिकीय गति को आप लिखेंगे सीलियरी मूवमेंट। इसमें जो गति है वह सीलिया द्वारा होती है, पक्षमाभिका के द्वारा होता है, इसको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। पक्षमाभिकीय गति को सीलियरी मूवमेंट कहते हैं और इसमें जो गति होती है वो सीलिया के द्वारा होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास।
और तीसरा है अमीबीय गति। अमीबीय गति, तो जो अमीबीय गति है उसको अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, और इसमें जो जीव द्रव्य है उसमें कूटपाद जैसे बनते रहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्लाइम मोड। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप, स्लाइम मोड। स्लाइम मोड, तो स्लाइम मोड इसका एग्जाम्पल है। तो जो जीव द्रव्य की गति है, जीव द्रव्य में निम्नलिखित 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे, जीव द्रव्य में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहला हो गया आपका साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में क्या होता है, जिसको जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं, यह 2 प्रकार से होता है। अगर एक ही कोशिका में जो जीव द्रव्य है वह एक ही दिशा में घूम रहा है, एक ही दिशा में घूम रहा है तो उसको कहेंगे आप घूर्णन, ठीक है, रोटेशन। और अगर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा है तो उसको आप परिसंचरण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है, और इसका एग्जाम्पल ट्रेडेस्केंसिया है। दूसरा है पक्षमाभिकीय गति, इसको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। इसमें जो गति है वो सीलिया के द्वारा होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास। और अमीबीय गति, अमीबॉइड मूवमेंट, इसमें जो गति होती है उसमें जीव द्रव्य में कूटपाद बनते रहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्लाइम मोड। तो यह आपकी गतियां हो गई कि जीव द्रव्य में किस प्रकार से गतियां भी होती हैं। अब देखो जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य एक जटिल और बहुकलीय कोलाइडी तंत्र है। जीव द्रव्य एक, यहां पे लिखेंगे हम, एक लाइन जरूर लिखेंगे। जीव द्रव्य की गति आपने लिख ली है, हमने इसके भौतिक गुण पढ़े थे, तो आप लिखेंगे जीव द्रव्य एक जटिल बहुकलीय और कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडी तंत्र, यहाँ पे एक शब्द आया है कोलाइडी सिस्टम, कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडी तंत्र। तो अब हम बात करते हैं कि जो कोलाइडी तंत्र होता है वह क्या होता है। कोलाइडी तंत्र वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा सा कोलाइडी तंत्र को डिस्कस करते हैं। देखिए कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी तंत्र का मतलब होता है कोलॉइडियल सिस्टम, कोलॉइडल सिस्टम, ठीक है। अब जो कोलॉइडल सिस्टम है, कोलॉइडल सिस्टम, कोलॉइडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो ये किससे बना हुआ है। जो कोलॉइडल शब्द है वो लैटिन भाषा के कोला, कोला मतलब होता है ग्लू, कोला, कोला मतलब होता है ग्लू, ग्लू मतलब होता है आपका गोंद। गोंद कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कोला मतलब ग्लू होता है, और आइडोस मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है। लैटिन भाषा में कोला मतलब ग्लू होता है और आइडोस मतलब होता है अपीयरेंस। अब हम यहाँ पे कोलाइडी तंत्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य आपका क्या है, कोलाइडी होना है। जीव द्रव्य का जो भौतिक गुण है वह क्या है, कोलाइडी होना है। तो कोलाइडी किसे कहते हैं, एक होता है बेटा आपका पास ट्रू विलियन, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है वास्तविक विलयन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन होता है आपके पास, एक होता है आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन को आप निलंबन कहते हैं। तो जो वास्तविक विलयन होता है और जो निलंबन होता है उसके बीच में जो होता है उसी को आप कोलॉइडल सिस्टम कहते हैं, कोलॉइडल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन वास्तविक विलयन और निलंबन के जो बीच में होता है। अब वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, एक बार वास्तविक विलयन को समझिए, फिर सस्पेंशन को समझिए, और फिर आप कोलॉइडल सिस्टम को समझिए। तो वास्तविक विलयन क्या होता है, हमने एक गिलास जल का लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है, ठीक है। जब हमने इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करी तो जो चीनी है वह इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। अब आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, चीनी अलग और पानी अलग नहीं कर सकते हो। तो जो इसके कण हैं उसको आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं अलग कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। और इसके कण जो होते हैं 0.001 मिली माइक्रोन के बराबर होते हैं, 0.001 मिली माइक्रोन इसके कण होते हैं। तो यह हो गया आपका वास्तविक विलयन। सस्पेंशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन का मतलब है कि ये आपने एक पात्र लिया, इसमें आपने एक जल लिया और जल में आपने 2 चम्मच मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी तो एक बार को सारा जल जो होगा वो हम मिट्टी के जैसा दिखाई देने लगेगा। लेकिन यह क्या है, इसमें आपको मिट्टी के कण साफ दिखाई देंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का जो घोल आपने बनाया, जो विलयन आपने बनाया, वह आपका सस्पेंशन
कहलाएगा। और इसमें जो कणों का आकार होगा वो 0.1 मिली माइक्रोन के बराबर होगा। 0.1 मिली माइक्रोन के बराबर होगा। तो इसको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो, नेकेड आई से भी देख सकते हो कि इसमें आपको सारे कण स्पष्ट दिखाई देंगे। इस बिलियन में आपको पता चल जाएगा सॉल्यूट कौन है, बिलियन कौन है, विलेय कौन है और विलायक कौन है। और जो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा उसमें आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो, सूक्ष्मदर्शी से भी उनको अलग नहीं कर सकते हो। अब आती है बात कोलॉइडल की। जो कोलाइडी होता है वह क्या होता है, तो जो कोलाइडा होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम जल में किसी भी ऐसे विलायक को डालें कि जो अपने अणुओं और आयनों के समूहों में वितरित हो जाएंगे। जैसे एक कोई भी यहाँ पे हमने लिया, या हमने जल लिया या कोई अन्य विलायक लिया, ठीक है, या हमने जल लिया या कोई अन्य विलायक लिया, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम जल या किसी अन्य विलायक में डालें तो वे अपने अणु या आयनों में विच्छेदित नहीं होंगे, वे अणु समूहों के रूप में पूरे द्रव में वितरित हो जाएंगे। समूहों के रूप में पूरे द्रव में आप वितरित हो जाएंगे। और इन समूहों का आकार कितना होगा, इन समूहों का आकार ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा। तो जो ये अणु समूह होंगे इनको आप किससे देख सकते हो, अति सूक्ष्मदर्शी जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से आप इसको देख सकते हो। तो ऐसे पदार्थों को आप कोलाइडी कहते हैं कि जिनमें जो विलयन आपको प्राप्त हुआ उसको कोलाइडी विलयन कहते हैं और ऐसे पदार्थों को आप कोलाइडी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया है दूध, हो गया है गोंद, हो गया गोंद, आपने देखा होगा गोंद इसका एग्जाम्पल हो गया है, ग्लू जिसको बोलते हैं, दूध इसका एग्जाम्पल हो गया, कोलाइडी का एग्जाम्पल दूध हो गया है, मंड हो गया है, एल्बुमिन हो गया है। गोंद, दूध, मंड, एल्बुमिन, जिलेटिन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कोलाइड हैं। इनमें क्या हो रखा है कि जो भी आपका विलेय और विलायक है उसमें ये जो विलेय आपने डाला वह क्या हुआ, अणु समूहों में एकत्रित हो गया है और उसने अपने आप को इस तरह से कण बनाए हैं कि वो उनकी जो आकार है वह शुद्ध विलयन से बड़ा और सस्पेंशन से, निलंबन से छोटा होता है। तो यहाँ हमने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा। कोलाइड को हमने सिर्फ समझना था कि कोलाइड, तो क्वेश्चन आता है कि जो कोलाइडी जो तंत्र है, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें अणुओं का आकार क्या होता है, तो उसमें अणुओं का आकार शुद्ध विलयन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो गोंद, दूध, मंड, एल्बुमिन, जिलेटिन, इनमें से कोलाइड कौन कौन से हैं, तो ये सब आपके कोलाइडी होंगे। तो जीव द्रव्य भी आपका क्या है, एक कोलाइड है। कोलाइड होना जीव द्रव्य का एक भौतिक गुण है। अब जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है सॉल और एक होती है जेल। कोलाइडी विलयन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक को सॉल कहेंगे और एक को जेल कहेंगे। जो सॉल है वो कभी जेल बनता है और जेल है कभी सॉल बनता है। तो सॉल से जेल और जेल से सॉल बनता रहता है। अब सॉल और जेल में क्या अंतर है, तो सॉल अवस्था, जब सॉल अवस्था होती है तो यह तरल रूप में होता है, सॉल अवस्था में यह तरल होता है और जेल अवस्था में यह अर्ध ठोस हो जाता है, अर्ध ठोस। ठीक है, सॉल अवस्था में यह तरल रहता है और जेल अवस्था में यह अर्ध ठोस रहता है। तो सॉल से जेल और जेल से सॉल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने कोलाइडी तंत्र के बारे में पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म में एक कोलाइड है, जीव द्रव्य एक कोलाइड है। कोलाइड क्या होते हैं, जो कोलाइड होते हैं वह इस तरह से बने हुए होते हैं कि उनमें जो विलेय होता है उसके अणु समूहों के रूप में विलायक के साथ एकत्रित रहते हैं और उनका जो आकार होता है वह जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और जो सस्पेंशन होता है उनके बीच का आकार होता है। एग्जाम्पल भी आपने लिख लिया, गोंद, दूध, मंड, एल्बुमिन, जिलेटिन, ये सभी क्या है, कोलाइड होते हैं। और उसके अलावा जीव द्रव्य भी एक कोलाइड है। सॉल और जेल, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं जो कोलाइडल सिस्टम होता है। सॉल और जेल दो अवस्थाएं होती रहती हैं, सॉल में उसको तरल अवस्था होती है और जेल में यह अर्धठोस अवस्था होती रहती है।
अब जीव द्रव्य है जो, तो जीव द्रव्य कभी सॉल की दशा में और कभी जेल की दशा में होता है, क्योंकि यह कोलाइड का मुख्य गुण है कि जो कभी सॉल होगा और जो कभी जेल होगा। अब जो जीव द्रव्य है उसमें एक गति होती है, उसको आप ब्राउनी गति कहते हैं। तो ब्राउनी गति भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो कोलाइडी तंत्र आपको समझ में आ गया है। कोलाइड का मतलब क्या हो गया है कि जो हमने इसमें विलायक में विलेय डाला वह अणु समूहों के रूप में एकत्रित हो गया है और वह क्या कर रहे हैं, उसका आकार इनसे बड़ा है और इससे छोटा है। अब पढ़िए, एक ब्राउनी गति पढ़ते हैं। अभी हमने बात करी कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का कोलाइड होना एक भौतिक गुण है और कोलाइड तंत्र के बारे में भी हमने यहाँ पे बात करी। अब ये है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब क्या है कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कभी सॉल और कभी जेल अवस्था में बदलता रहता है, क्योंकि यह कोलाइड का एक मुख्य लक्षण होता है। लेकिन ज्यादातर साधारणतः जो जीव द्रव्य होता है वह आपको सॉल के रूप में मिलेगा। तो यह भी एक क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर जीव द्रव्य किस अवस्था में मिलेगा, तो आपको सॉल अवस्था में मिलेगा। सॉल अवस्था में जीव द्रव्य सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद है कि जो जीव द्रव्य है उसमें जो निलंबित कण होते हैं, उसमें आपके जो कण के रूप में समूह के अणु समूह रहते हैं वह एक दूसरे से टकराते रहते हैं और लगातार ऊपर नीचे आगे पीछे गति करते रहते हैं। इस प्रकार से ये कण है लगातार ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से गति करते रहेंगे और इस प्रकार की जो गति होती है उसको ही आप ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, यह भी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ब्राउनी गति आपने वहां पे पढ़ी होगी। तो जो कण होते हैं वो जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य की यहाँ पे बात हो रही है, हम जीव द्रव्य पढ़ रहे हैं। तो जो जीव द्रव्य में निलंबित कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराकर ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, बैठते नहीं है, स्थिर नहीं होते हैं और उसी प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो ब्राउनी गति होना भी जीव द्रव्य का एक प्रमुख लक्षण है। कोलाइडी होना भी जीव द्रव्य का एक प्रमुख लक्षण है। और यह जो ब्राउनी गति है यह सदैव सॉल अवस्था में होगी। ठीक है, सॉल अवस्था में ब्राउनी गति होगी और जब अवस्था जेल अवस्था होगी तो तब ब्राउनी गति नहीं होती है। और ब्राउनी गति होने के कारण ही जो जीव द्रव्य है वह तल पर नहीं बैठता है। जो निलंबित कण है जीव द्रव्य में वह ऐसे नहीं है कि तल पर बैठ जाएं, वो लगातार क्या होते हैं, उनमें ब्राउनी गति होती रहती है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे चलते रहते हैं और इस प्रकार से जो जीव द्रव्य है उसमें एक गति होती रहती है और वो जो तल है, निलंबित कण है, वह तल में नहीं बैठते हैं। ठीक है, और जब तक कोशिका की मृत्यु नहीं हो जाती है, जब कोशिका की मृत्यु होगी तभी जीव द्रव्य की कोलाइडी अवस्था भी समाप्त होगी। उससे पहले जीव द्रव्य की कोलाइडी अवस्था समाप्त नहीं होती है। तो यह हमने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा। जीव द्रव्य के बारे में 2-4 सिद्धांत भी आए थे। जैसे एक जाली का सिद्धांत आया था, उसके अनुसार जो जीव द्रव्य है वह महीन जाली का बना हुआ होता है। तंतुमय सिद्धांत आया था, इसमें जो जीव द्रव्य है वो महीन रेशे का बना होता है। दानेदार सिद्धांत आया था, इसमें जो जीव द्रव्य है वो सूक्ष्म दानेदार पदार्थ का बना होता है। और जो वायु कोशिकामय सिद्धांत आया था उसमें कहा गया था कि जीव द्रव्य एक द्रव की अति सूक्ष्म बूंदों का समूह है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 4 सिद्धांत आए थे, लेकिन इन सिद्धांतों को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने। अब जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन देखते हैं। तो जो जीव द्रव्य है उसका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जीव द्रव्य एक बहुत ही ज्यादा जटिल पदार्थ होता है और इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसके विश्लेषण करते टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जीव द्रव्य का विश्लेषण करना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्टों ने इसमें प्रयास किया और थोड़ा सफल हुए। तो जीव द्रव्य में आपका जल पाया जाता है, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। लिखेंगे आप, जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए और अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अब जो पौधे जल में उगते हैं, जल में पौधे जो उगते हैं उनके जीव द्रव्य में 95% तक जल होता है। 95% तक उनमें जल होता है। लिखिए, जो पौधे जल में उगते हैं उनमें 95% तक आपका जीव द्रव्य में जल होता है। और जो सुप्त जीव होते हैं, सुसुप्त जीव मतलब जो आपने स्टोर करे हुए बीज रहते हैं, वह उसमें आपके
जो जल होता है वो केवल 10 से 15% तक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके, अगर एलटी के एग्जाम की बात भी करें तो जो ये यहाँ पे पूछेंगे सुषुप्त बीज। सुषुप्त बीज का मतलब क्या होता है? जो बीज आपके घर के अंदर रहता है। सुषुप्त बीज के जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? तो सुषुप्त बीज के जीव द्रव्य में जल की मात्रा आपकी 10 से 15% तक होगी, और जो आपका जल में उगने वाले पौधे हैं उनके जीव द्रव्य में 95% तक आपका जल होगा। तो यह हमने जीव द्रव्य के बारे में बात करी है। अब हम जो जीव द्रव्य के हमने विभिन्न भाग पढ़े थे, अभी हमने जो एक फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने लिखा था, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था कि जो जीव द्रव्य है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जीव द्रव्य के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव्य और दूसरा पढ़ेंगे हम केंद्रक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और यहाँ पे केंद्रक। तो जो कल की क्लास स्टार्ट होगी वहां पे हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के जा रही हूँ, आपको उनके आंसर स्वयं से देने हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कल की क्लास में देंगे, जो कल क्लास होगी। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो तो क्लास में ही चेक कराएंगे, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कमेंट में अपने आंसर्स को देंगे। थैंक यू क्लासेस।